हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर प्रताप देव। आज एमए इकोनॉमिक्स 2017 ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। अदर थिंग्स रिमेन सेम व्हेन द एंटरप्रेन्योर्स मनी आउटले इंक्रीज हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स टू। कह रहे इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर मूव करेगा बताइए ना। इसमें कह रहे कि अन्य बातें समान रहने पर जब उद्यमी के मौद्रिक परिव्यय में वृद्धि होती है तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा। ये क्या होगा, एक हायर आइसो पॉइंट, हायर आइसो पॉइंट, सॉरी ऑप्शन सेकेंड विल द राइट आंसर, हायर ऑप्शन फर्स्ट, हायर आइसो पॉइंट। Second question, in a production process the input combination has 30% of fixed asset, 40% raw material and 10% labor. The quantity of all other input expect fixed asset have been doubled. The production process would be, अगर ये कंडीशंस में जैसे फिक्स एसेट हैज़ बीन डबल, अगर ये डबल फिक्स एसेट हैज़ बीन एक्सपेक्ट फिक्स एसेट, मतलब अगर ये भी फिक्स एसेट डबल होता है तो क्या होता, रिटर्न ऑफ स्केल। बट जब एक्सपेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थर्ड आंसर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। आप लोग को पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होता है, यू शेप होता है। यू शेप होता है, इस मतलब इसका आंसर क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड एट फर्स्ट, क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड। यू शेप इसी कंडीशन बनेगा, पहले डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the variable distance between total variable cost and total cost is equal to, कह रहा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा टीवीसी एंड टीसी का, वो किसके बराबर होगा टोटल फिक्स कॉस्ट के। क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शट डाउन पॉइंट फॉर अ फर्म इज अ शट डाउन इज अ सिचुएशन वेयर इट्स average curve is equal to average cost, average revenue is average cost, and average revenue is equal to average variable cost, average revenue is greater than average variable cost। यहाँ पे average revenue इक्वल होगा किसके, average cost के। क्या होगा, शट डाउन, सॉरी ये देखिए, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जब भी एवरेज रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है तब तक फर्म को चलाया जा सकता है इस कंडीशन में भी, क्योंकि लॉन्ग रन में ये प्रॉफिट दे सकता है। सेकेंड ऑप्शन, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तब फर्म इजली चल सकता है। एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है तो क्या होगा, शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अ मोनोपोलिस्ट लोअर द प्राइस एट द मार्केट वेयर देयर इज, कह रहा है कीमत विभेद में एक एकाधिकारी उस बाजार में कीमत कम करता है जहाँ क्या कंडीशंस क्या होती है, जहाँ पे क्या होता है, हायर इलास्टिसिटी होती है, यहाँ पे क्या होती है, मांग किलो ज़्यादा होती है। द किंग डिमांड कर्व थ्योरी एक्सप्लेन दैट इवन व्हेन द डिमांड कंडीशंस, यहाँ पे ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स है, कंडीशन एंड डैश द प्राइस डैश। जो किंग डिमांड है ये एक्सप्लेन क्या करता है, किस थियरी को एक्सप्लेन करता है, कहता है कि व्हेन द डिमांड कंडीशन, क्या होता है, डिमांड कंडीशन चेंज, डिमांड कंडीशन यानी सेकंड ऑप्शन चेंज एंड द प्राइस रिमेन स्टेबल, यानी जब प्राइस फिक्स एंड डिमांड चेंज होता है तब ये कंडीशन अप्लाई होता है किंग डिमांड कर्व का। क्वेश्चन नंबर 8, एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर, हमें ये बताना है कि डिमांड स्लोप जो किस कंडीशन में अपवर्ड होगा। जनरली डिमांड क्या होता है, कर्व डाउनवर्ड होता है, लेकिन अपवर्ड किस कंडीशन में जाएगा, इसमें गिवन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रीशियस गुड्स, तीन ऑप्शन है। गिवन गुड्स की कंडीशन में जा सकता है, कंज्यूमर गुड्स की कंडीशन में नहीं जाएगा, और क्या होता है, प्रीशियस गुड्स के कंडीशन में जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड ए एंड सी कंडीशन में क्या होगा, डिमांड कर्व अपवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, कह रहा है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन स्टेट मतलब जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है क्या बतलाता है, ये क्या बताता है, यही देखना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल द थर्ड ऑप्शन, एम यू एक्स अपन पी एक्स इजक्वल टू एम यू वाई अपन
पी वाई इक्वल टू एम यू जेड अपन पी जेड इज ग्रेटर देन एम यू एम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स इस डायग्राम में बता रहा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइसोकॉन्ट शो इन द एबव डायग्राम एग्जिबिट्स। कह रहा है कि जो आइसोकॉन्ट का डायग्राम बनाया ये क्या बताता है हमें। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन परफेक्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन एंड वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। जब आइसोकॉन्ट का कर्व हमें क्या बता रहा है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फैक्टर्स एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 में फुलफिल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसके मेजरिंग के लिए क्या करना है, यानी लोच मापने में कौन सा हेल्पफुल होगा। प्राइस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड, प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्वांटिटी क्या है, फिक्स है, यानी डिपेंडेंट। जितना चाहेंगे उतना ही उत्पादन कर सकते, उसी के अनुसार हमारी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज द एंट्री ऑफ न्यू फर्म द मोस्ट डिफिकल्ट। कह रहा है कि कौन से मोनोपोली स्ट्रक्चर कौन से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में किसी भी न्यू फर्म का मोस्ट डिफिकल्ट मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आने में। प्योर मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होता है एंट्री में, प्योर मोनोपोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड कर्व कन्वर्टेड बाय द इंडिविजुअल प्योरली कम्पिटिटिव फर्म इज। कह रहा है कि जो द इंडिविजुअल प्योरली कम्पिटिटिव फर्म है इसके डिमांड कर्व को किसका सामना करता है, किसका सामना करना पड़ता है, परफेक्टली इलास्टिक का सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर टिल ही रीच द पॉइंट ऑफ आइसोकॉन्ट एट विच। कह रहे कि एक उत्पादक पूंजी को श्रम के बदले में तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक कि वह समोत्पत्ति वक्र के उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां, अब इस कंडीशन में बताना है कि वो कहाँ आइसोकॉन्ट के किस पॉइंट पे नहीं पहुंच, तब तक वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करता रहेगा। तो राइट आंसर विल बी द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट। जब तक टेक्निकल सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन इंटरेस्ट रेट इक्वल नहीं होगा तब तक ये करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज द प्रोपेंट्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ फैक्टर रिवार्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फ्रेंड्स में हमें ये बताना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी है जिसने दिया है, जिस कंडीशंस में, मतलब जैसे कि कोई पहले दिया कोई बाद में दिया, तो इसी को हमें अरेंज करना है। तो हमें ये अरेंज करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमें राइट आंसर बताने से अरेंज करके। सबसे पहले किसने दिया था, जेवी क्लार्क ने, उसके बाद जेवोन्स ने, देन मार्शल ने, उसके बाद लास्ट वालरस ने। तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, क्या, जेवी क्लार्क, देन जेवोन्स, देन मार्शल एंड देन लास्ट वन वालरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप एक्सपेक्ट। हमें बताना है कि कौन सा कर्व जो यू शेप नहीं होता है, बाकी सब तो हैं लेकिन इसमें से एक क्या है, यू शेप नहीं है, हमें राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी क्या होता है, यू शेप होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है, ये पैरेलल टू एक्सिस होते हैं, यानी यू शेप कौन सा कर्व नहीं होता, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, if the quantity of commodity demanded remains unchanged as its price change, the coefficient of price elasticity of demand is। इसका कोफिशिएंट हमें बताना है। कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड अगर अनचेंज रहता है एंड प्राइस चेंज होता है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट
जीरो होगा, राइट आंसर विल बी द जीरो, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट आर। करें कि जब कोई कंज्यूमर कोई प्राइस को पेड करता है किसके लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसका एवरेज रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड जो कंज्यूमर पेड किया क्या सेम होता है या फिर अलग अलग होता है। करेक्ट, द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट आर। एक एवरेज रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड पेड बाय द कंज्यूमर क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट्स हो सकते हैं, नहीं डिफरेंट अमाउंट नहीं, सेम अमाउंट, जो एवरेज रेवेन्यू और इसका क्या होगा, राइट आंसर सेम अमाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज रेवेन्यू and marginal revenue are the same when price dash with sale of additional unit of output। कह रहा है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कब सेम होगा। AR एंड MR की कंडीशन तभी सेम हो सकती है जब क्या होगा, प्राइस डज नॉट चेंज, मतलब प्राइस में कोई चेंज ना हो अगर सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कोई भी आउटपुट का हम एडिशनल यूनिट बेचते हैं तो अगर चेंज नहीं होता है, तो अगर प्राइस में चेंज नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय द इक्वेशन। किस इक्वेशन द्वारा AR MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन बताया गया है। ऑप्शन फर्स्ट, AR इक्वल टू MR, AR इक्वल टू MR इन ब्रैकेट E अपॉन E माइनस 1, E मीन्स इलास्टिसिटी। सेकेंड ऑप्शन, MR इक्वल टू AR इन ब्रैकेट E माइनस 1 अपॉन E। ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं। तो राइट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज। फ्रेंड्स कह रहा है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी यानी इकाई अंक होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, तब मार्जिनल रेवेन्यू इस केस में जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21, इन प्रैक्टिस द रिवार्ड पेड टू द फैक्टर डिपेंड अपॉन। ऑप्शन फर्स्ट, इट्स प्रोडक्टिविटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट मेक्स। ऑप्शन सेकंड, वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट माइनस प्रॉफिट टैक्स। थर्ड ऑप्शन, जनरल डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन, इट कॉस्ट एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट मेक्स। यहाँ पे कह रहा है कि रिवार्ड पेड टू अ फैक्टर डिपेंड अपॉन, मतलब किसी भी फैक्टर को रिवार्ड पेड किया तो किस पे निर्भर करता है, वो इस पे निर्भर करता है कि इट्स प्रोडक्टिविटी एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इट्स मेक्स। उसने जो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है एंड उसने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी प्राइस क्या है, उसमें कितनी लागत लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन VMP X greater than MRP X and greater than PX we have, what will we have। अगर ये ग्रेटर होगा तो क्या होता है। फर्स्ट, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोजन। सेकंड, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लोजन, सॉरी फ्रेंड, एक मोनोपोलिस्टिक है और एक मोनोपोसेंटिक है, दोनों एक्सप्लोजन है। इसमें कह रहा है थर्ड ऑप्शन, बोथ मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोसेंटिक exploitation, and fourth, neither type of exploitation। The right answer will be the option third, both monopolistic and monopolistic। Question number 24, a firm will receive abnormal profit in short run if, किस कंडीशन में शॉर्ट रन में कोई फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि कोई भी फर्म शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो फ्रेंड जब भी होगा जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगी, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से जब भी ज़्यादा होगी तो फर्म इस कंडीशन में क्या करेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द रिलेशन बिटवीन रेंट एंड प्राइस इज एज फॉलोज। बताना है कि कैसे रिलेशनशिप है रेंट एंड प्राइस में। ऑप्शन फर्स्ट, रेंट डिटरमाइंस प्राइस, रेंट प्राइस को डिटरमाइन करता है, यानी क्या होता है, लगान कीमत निर्धारित करता है। रेंट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्राइस एंड इट्स डिटरमाइंड
independently. Third, rent is price determined, not price. Rent is price determined, not price determining. And last option, इंटरमिनेट, यानी कह रहा है कि लागत कीमत से निर्धारित होता है, न कि कीमत को निर्धारित करता है. तो जो भी लगान है, यानी रेंट इज प्राइस डिटरमाइंड नॉट प्राइस डिटरमाइनिंग. तो जो लगान है क्या होता है, कीमत से निर्धारित होता है. तो राइट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेसी रेंट अकर्स बिकॉज ऑफ द अप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ. क्वेसी रेंट कब उत्पन्न होता है? क्वेसी रेंट उत्पन्न होने का कारण क्या है? हाफ रेंट, स्कार्सिटी रेंट, शॉर्ट रन, इनइलास्टिक ऑफ सप्लाई. क्या होगा राइट ऑप्शन? शॉर्ट रन इनइलास्टिक ऑफ सप्लाई में क्वेसी रेंट क्या होगा? उत्पन्न होता है. क्वेश्चन नंबर 27. द क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट सेज मोर एम्फेसिस ऑन. करेक्ट, क्लासिकल थियोरी जो है किस पे ज़्यादा बल देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रियल फैक्टर, वास्तविक तत्वों पर. क्लासिकल थियोरी किस पे ज़्यादा बल देता है? रियल फैक्टर्स पे. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव रेफर्स टू होल्डिंग मनी विच इज इंटरेस्ट इलास्टिक. करें निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मुद्रा रखने के प्रति ब्याज लोचदार होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? द स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी सट्टेबाजी का उद्देश्य मुद्रा रखने का, मनी होल्ड करने का इंटरेस्ट रखता है. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. करें इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है वेज ऑफ द लेबर. सेकंड, चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर ओन कैपिटल. एंड लास्ट, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. करें जो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर ओन कैपिटल. जो ओन कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट. और अदर जितने तीन ऑप्शन है क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के ऑप्शन में आते हैं. इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं, जिसमें से पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. इस पार्ट में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसके बारे में हम देखेंगे. द शेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कह रहा है कि किसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. फर्स्ट, टोटल कॉस्ट कर्व. सेकंड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. थर्ड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, इसका भी नहीं होता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का क्या होता है? ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. यानी राइट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन. कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए मिलेंगे. ओके, थैंक यू, बाय.